नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। दिल्ली हिंसा की घटना के बाद कमजोर लग रहा किसान आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। खत्म हो रहे किसान आंदोलन को किसान नेता राकेश टिकैत ने अपने आंसुओं से जिंदा कर दिया। प्रदर्शनकारी किसान अपना बोरिया बिस्तर समेटने में लगे थे जब भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत के आंसुओं ने माहौल को बदल दिया। वहीं कई राजनीतिक दलों ने भी आगे बढ़कर किसानों का समर्थन किया और मामले को भुनाने की कोशिश की। इस बीच सरकार ने एक बार फिर कहा है कि किसानों से बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं। बजट पेश होने से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रही है। किसानों के लिए प्रस्ताव भी है सरकार के पास। संसद में मौजूदा बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से शनिवार को हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने सभी पार्टी के नेताओं से कहा कि किसान और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है। उन्होंने कहा कि वो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की बात दोहराना चाहेंगे कि भले ही सरकार और किसान आम सहमति पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सरकार किसानों के सामने लगातार विकल्प रख रही है। वो इस पर चर्चा करेंगे। किसान और सरकार के बीच बस एक फोन कॉल की दूरी है। नेताओं की डिजिटल बैठक में पीएम मोदी ने ये भी कहा कि 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था वो आज भी उस पर बरकरार हैं। सारे पार्टियां, लगभग सारे पार्टियां पार्टिसिपेट की थी। उसमें ज़्यादा चर्चा लोकसभा में बिल के अलावा हो जाए, ये तो डिमांड अपोजिशन पार्टी ने की है और सरकार इसके लिए सहमत है। और फार्म बिल के बारे में वगैरह, फार्मर्स का इशू के बारे में चर्चा होना चाहिए, ये भी डिमांड उन्होंने रेज किया है, उसके लिए भी हम सहमत हैं। दरअसल गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा की घटना के बाद कमजोर लग रहा किसान आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत की आंखों से निकले आंसुओं के बाद आंदोलन में यू टर्न आता नजर आ रहा है। आंदोलन से मायूस होकर घर लौट रहे किसानों ने एक बार फिर धरना स्थल का रुख किया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली पहुंच गए हैं। वहीं कई राजनीतिक दल भी किसानों के समर्थन में आगे आ गए हैं। इसकी एक झलक शुक्रवार को शुरू हुए बजट सत्र के दौरान देखने को मिली, जब 20 विपक्षी दलों ने किसानों के समर्थन में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। 26 जनवरी की हिंसा के बाद जिन राजनीतिक दलों ने उस घटना की आलोचना की थी, वो एक बार फिर नए तर्क के साथ किसानों के समर्थन में उतर आए हैं और पूरे मामले को भुनाने की कोशिश में लगे हैं। शंभू बॉर्डर पे जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, को मार रही है, ये बिल्कुल गलत है। मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं। 1 इंच पीछे मत हटिए, 1 इंच पीछे मत हटिए। ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। और ये जो 4, 5, 10 लोग हैं, ये जो आपका सामान, आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप नहीं चोरी करने दीजिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। 26 जनवरी के दिन भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित तरीके से आंदोलन को बदनाम करने का षड्यंत्र किया और पहले दिन से खालिस्तान खालिस्तान का नारा बीजेपी लगा रही थी और उसी दिशा में पूरे आंदोलन को बदनाम करने के लिए घटनाक्रम हुआ। कहीं न कहीं बीजेपी समर्थक उसमें शामिल थे और सुनियोजित तरीके से चीजें की गई है। आरएलडी के अध्यक्ष अजीत सिंह ने भी किसान नेता राकेश टिकैत से फोन पर बात की और उनके समर्थन में खड़े हो गए। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों की लड़ाई समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है। कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन जो चला रहे हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज राजनीति लाए हैं इस बातों में। और राजनीति से प्रेरित जब किसानों को आप समझाते हो तो आप किसानों का हित में नहीं बात करते हो। और यही कारण है कि भारत ऐसे एक परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। पिछले 2 महीने से जारी किसान आंदोलन का समाधान जरूरी है। कुछ ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे सरकार और किसान दोनों की बात रह जाए। साथ ही आंदोलन के नेताओं को अब अतिवादियों और कट्टरपंथियों को बाहर निकालने के लिए तेजी से काम करना होगा। उन्हें निश्चित रूप से ये जानना होगा कि बीती 26 जनवरी को हुई हिंसा के दौरान उनके उद्देश्य को कितना नुकसान पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ रहे हैं, कांग्रेस समर्थक हैं। अर्जुन देशप्रेमी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नेता जेडीयू। आप दोनों का स्वागत। सबसे पहले अर्जुन जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, वो बीच की राह कौन सी होगी जिसमें किसानों की बात भी रह जाए, सरकार की बात भी रह जाए और ये आंदोलन खत्म हो जाए? फिलहाल क्योंकि होता हुआ नजर नहीं आ रहा है ऐसा। देखिए, जो भी होगा बातचीत से ही होगा। जिद से किसी समस्या का समाधान तो होता नहीं है। अगर हम जिद पे अड़ जाएं कि नहीं हमारी ही बात मानी जाए, तो ऐसा आमतौर पे होता नहीं है। जो भी चीज़ें हुई हैं उसके पीछे बहुत से कारक हैं। देखिए, जब भी हम कोई कानून बनाते हैं, कोई देश में कानून आता है, उसके पीछे बहुत सोच विचार होती है। सरकार उस पर बहुत लोगों का पक्ष लेती है जी। और खासकर जो किसान कानून बने हैं, ये 3 कानून जो बने हैं, उसके पीछे एक लंबी सोच रही है। ये वर्तमान सरकार के अलावा जो पिछली सरकारें थीं उसमें भी इस पे गहन चिंतन हुआ था। ऐसा नहीं है कि अचानक से ये कोई आया और कानून थोप दिया। जब भी चर्चा चलती थी तो ये होता था कि बिना कृषि को आगे बढ़ाए, बिना कृषि सुधारों के हम अपनी अर्थव्यवस्था को उस गति से नहीं बढ़ा सकते जिस गति से बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी भी आप आर्थिक विषयों के जानकार से पूछेंगे, मेरा खुद का भी अनुभव है, लगभग 30 साल से मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री कवर करता रहा हूँ एक पत्रकार के रूप में जी। तो अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान काफी बड़ा है। और ऐसे में यदि हम सामान्य किसानों, जो आम किसान हैं, उनके लिए कानूनों में बदलाव न करें तो संभव नहीं है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है उसको हम बढ़ा सकें। और तय मानिए, अभी भी हमारा देश कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। बहुत सारे लोग, करोड़ों किसान कृषि के जरिए ही अर्थव्यवस्था को एक आयाम दे रहे हैं। अब जो अभी कोरोना काल में भी आप देखेंगे कि कृषि ने काफी हद तक हमारी अर्थव्यवस्था को बचाया है। ठीक है, हमने देखा जब सारे सेक्टर पिट रहे थे तो कृषि ने वहां पे ग्रोथ दी, ये बात समझ में आती है। लेकिन सर, सरकार की क्रेडिबिलिटी है वो क्या कम होती जा रही है? उस पर किसान विश्वास करने को तैयार क्यों नहीं है? इसमें देखिए होता क्या है कि लोग कानून जो भी है उसको पूरी बारीकी से पढ़ते नहीं हैं, ये भी एक सच्चाई है। और कुछ लोग उसमें हाइपोथेटिकल होकर सोचते हैं, शंकाओं पे, कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से कोई भी देश नहीं चलता है, कोई भी सरकार इस तरह से काम नहीं करती है। अगर शंकाओं पे ही हम चलाने लगे तो देश में कोई कानून बन ही नहीं सकता है। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर देश को आगे ले जाना है तो हमें, जो हमारे करोड़ों करोड़ किसान हैं, उनकी भलाई के लिए हमें कृषि सुधार करने पड़ेंगे। ये न सिर्फ एक अर्थशास्त्री कहता है, यही बात हमारे नेता भी पहले कहते रहे हैं। इवन मनमोहन सिंह जी इसके पक्ष में रहे हैं। और जो सुधार शुरू हुए हैं, आप देखिए, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एज ए वित्त मंत्री सुधारों को शुरू किया तो भयंकर विरोध हुआ। यहाँ तक कहा गया कि देश गुलामी की ओर जा रहा है। एक बड़ा अखबार, उसने 72 दिन तक संपादकीय पेज पे एक कॉलम खाली रखा और सब लोग कहते थे कि अरे ये तो सब ओपन अप कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को जा रहा है, इससे देश बर्बाद हो जाएगा, हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका उल्टा। आप देखिए, कहाँ तो हमारा सोना गिरवी रखा गया था और कहाँ आज हमारे पास रिकॉर्ड फॉरेक्स है, $500 बिलियन के ऊपर जाता दिख रहा है। तो इसका सिर्फ हम इस पे कहें कि नहीं जी ये कानून जो आ रहे हैं, कृषि कानून, इससे हमारे किसान जो हैं उनकी जमीनें चली जाएंगी, ऐसा है नहीं वास्तव में। तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन भाई, सवालों की शुरुआत करूं उससे पहले, लगातार चेहरे पे मुस्कुराहट है आपके, क्या वो मौका मिलने की खुशी चेहरे पे देख पा रहा हूं जो लगातार कांग्रेस ढूंढ रही थी कि अब किसान आंदोलन के जरिए वो मौका मिल गया? ये खुशी उसी बात की है क्या चेहरे पे? मेरी खुशी इसलिए क्योंकि न्यू इंडिया ऐसा मुल्क बनकर कि यहाँ पर अर्थशास्त्री या कथाकथित अर्थशास्त्री टेलीविजन पर आकर ये बताते कि डीमोनेटाइजेशन से देश बहुत आगे बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था इतनी आगे जाएगी, फिर उस चीज को भूल जाते हैं। जब बताते कि जीएसटी गलत इंप्लीमेंट किया था, कहते नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, जीएसटी तो मास्टर स्ट्रोक, उसमें देश बर्बाद हो गया। आज यही लोग कहते हैं किसान को जो ये एग्रीकल्चर बिल्स थी समझ में नहीं आता है। तो ये नया इंडिया अजीब है, खुद के पास खुद लोगों ने देश को बर्बाद किया है, लेकिन दूसरों को कहते हैं उनको समझ नहीं आता, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। जी तहसीन जी, तहसीन जी, नहीं मिला तो इतना क्यों मुस्कुराते हो? क्या
और ये वो नहीं, गम तो नहीं है आपको, ये तो मुझे पता है, गम नहीं है सर, किसानों का गम नहीं है, वो तो मैं समझ रहा हूं सर। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वाकई किसानों का दर्द है ये, या फिर जो राजनीति खोई हुई दिखाई देती है उसको फिर से हासिल करने का जरिया भी है ये एजिटेशन? गम है सर, देश पूरी तरह से आज हमारा बहुत वीक स्ट्रक्चर है। इसके पीछे अगर कोई व्यक्ति वो है नरेंद्र मोदी साहब, पर हम बात करते हैं। देखिए, जब यूपी की हुकूमत, तब एवरेज 4.1% था, आज 31.8%, और उस वक्त ये रिकॉर्ड था, तब ये कानून थे। तो आप ये जो बात कर रहे हो, आप जो तुलना कर रहे हो के साथ और ऑर्डिनेंस के साथ, दूसरी चीज, ये जो कानून है एक जो बन गया, ये आपने बिहार में आपने हटा दिया, बिहार के किसानों की। अच्छा तहसीर, आपकी आवाज मुझ तक बेहतर ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, मेरी टीम एक बार फिर से आवाज दुरुस्त करेगी आपकी, फिर मैं आपके पास लौटता हूं। ठीक है, हमारे साथ अर्जुन देशप्रेमी लगातार बने हुए हैं। अर्जुन जी, असल में जो सारे सियासी दल हैं जो हाईजेक करने पे आमादा दिखाई देते हैं इस आंदोलन को, उसको लेके सरकार के पास क्या तोड़ होगा? अब वो कौन सा विकल्प होगा? अभी तक तो किसान एजिटेशन कर रहे थे, अब सारा विपक्ष खड़ा हो गया है, अब तो मुश्किल डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। देखिए, धीरे धीरे लोगों की समझ में बातें आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझ रहे हैं। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, बड़ी संख्या में किसानों की समझ में भी ये बात आने लगी है। कई जगह से लोगों ने अपने धरने प्रदर्शन समाप्त भी किए हैं, और सरकार के पास जो तोड़ है, सरकार के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, लेकिन सरकार को बहुत सोच समझ के कदम उठाना होता है। देखिए, विपक्ष में होते हुए हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यदि हम सरकार कुछ करे तो उसका उल्टा, जैसे मान लीजिए सरकार गोली चला देती एजिटेशन को समाप्त करने के लिए, तो होता कि देखिए जी, इन्होंने किसानों को मार दिया। ऐसा कह के धमका रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कह के धमका रहे हैं क्या? गोली चला देती, ये ऑप्शन था क्या? मैं जो कह रहा हूं, दूसरा क्या होता है कि अगर नहीं सरकार ने कुछ किया तो सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को बहुत सोच समझ के कदम उठाने होते हैं, और सरकार जो भी करेगी बातचीत के जरिए करेगी। जैसा कि आज भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है सर्वदलीय बैठक में कि हम उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे, तो इसी पे सरकार अमल कर रही है। अब तक आप देखिए, कोई ज्यादती सरकार की तरफ से नहीं हुई है। सरकार बहुत सोच समझ के कदम उठा रही है, और जो भी होगा किसानों के हित में ही होगा। ठीक है, योगेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता सीपीआईएम। योगेंद्र जी, स्वागत आपका। आप थोड़ा सा लेट जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले चर्चा असल में ये हो चुकी है कि ये सियासत हो रही है क्या? किसान आंदोलन के बहाने क्या सियासत कर रहे हैं? किसानों के आंदोलन को ये सभी पॉलिटिकल दल हाईजेक करने की कोशिश कर रहे हैं क्या, योगेंद्र जी? देखिए, अर्थनीति अपने आप में एक, और जो देश के अंदर चल रहा है इस वक्त, वो भी एक बहुत बड़ी राजनीति है। सबसे बड़ी राजनीति मोदी सरकार, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि देश में किसानों की पूरी उपज और उनकी जमीनों पर कारपोरेट हाउसेस का कब्जा हो जाए। ये सियासत उसने की है। संसद के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से बनाकर किसान उसका विरोध कर, तो इसलिए ये राजनीति उनकी जमीन छीनने की बात है। मोदी सरकार आरएसएस करता है कानून से फायदे के लिए, राजनीति नहीं कहते, कानून बनाना कहते। ये जो है कि देश करे तो वो कानून है, एक तो वो ठीक है, दूसरा की आवाज उठाए, के समर्थन में आवाज उठाए, मदद करे, तो स्थिति हो जाती है। आप कोई बुनियादी बात राजनीति का मतलब ही है राजनीति। महानुभाव बोल रहे थे मुझसे पहले, धमकी दे रहे थे प्रत्यक्ष, सरकार ने गोली नहीं किया, उसका जिक्र मैंने कर दिया सर, वो मैंने कर दिया उसका जिक्र। लेकिन सर मुझे ये बताइए ना कि इतने सारे पॉलिटिकल दल जिनको पहले इस मंच पे इजाजत नहीं दी जा रही थी, परमिशन नहीं थी उनके झंडे डंडे की, अब उनकी जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, बात सुनिए, किसानों को शुरू से कहा है कि राजनीतिक संघर्ष नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा प्रेरित नहीं है। दलों को वोट देने वाले सभी किसान करके ये संघर्ष कर रहे हैं। तो ये कहना कि किसी एक पार्टी ने या विपक्ष ने ये आंदोलन खड़ा किया है,
गलत ही अर्थ था। और अब भी कभी ये नहीं कहा, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनका समर्थन किया कि वो होनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा समर्थन। ऐसा ना हो जाए ना सर, ऐसा ना हो जाए वो प्रथम हो जाए, आप गौड़ हो जाएं, ऐसा ना हो जाए सर। देखिए, ये जो किसान आंदोलन है, जो नेतृत्व और किस तरीके से चल रहा है, कोई गुमराह नहीं कर सकता है। अपने अधिकारों के बारे में सजग है, राष्ट्र के बारे में सजग है, ठीक है, उसके बारे में सजग है। अर्जुन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे, फिर मैं तहसील पूनावाला जी के पास जाऊंगा। अर्जुन जी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। मैं दो प्लीज, बातें मेरा समय आ ही नहीं रहा है। मैं सिर्फ दो बातें करना चाह रहा था। एक, हमने उदाहरण दिया जिसको गलत परिप्रेक्ष्य में शब्दों के साथ खिलवाड़ किया गया। खैर कोई बात नहीं, ये तो कहना वो कह सकते हैं, उनका अधिकार है। दूसरी चीज़ एक क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मैं लंबे समय से खुद से जुड़ा रहा हूँ आर्थिक विषयों की रिपोर्टिंग से, जैसे हमने बताया। देखिए, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत समय से चल रही है। क्या किसी किसान की जमीन गई वहां? नंबर 1। महाराष्ट्र में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, विदेशी कंपनियां ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती हैं। क्या किसी की जमीन गई? ठीक है सर, ये बातें तो चल ही रही है ना, ये समझा ही नहीं पा रहे, तो इसीलिए तो सारी बात है, ये बात आप समझा ही नहीं पा रहे। आप रहिए मेरे साथ सर, रहिए मेरे साथ। तहसीन पूनावाला भी है। तहसीन पूनावाला साहब, किसान आंदोलन के चुनावी फसल है, जब चाहिए काटिए, जब बोइए, अपने हिसाब से देखिए कहां फायदा क्या नुकसान, क्योंकि जो तस्वीर हम 2-3 दिन से देख पा रहे हैं वो कमोवेश इसी ओर इशारा करती है। देखिए, मैं सिर्फ दो कहना चाहता हूँ संक्षेप में। अर्जुन जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अर्जुन जी ने आगे होकर कहा कई संगठनों ने अब वो ले लिया है इस धरने की। जो 40 यूनियन संगठन मौजूदा सरकार के साथ वार्ता कर रहे, डिस्कशन कर रहे, उनमें से एक भी संगठन ने कॉल नहीं किया कि हमें करना है। किसने कॉल दिया? मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन पार्ट नहीं था। कौन है? वीएम सिंह जी, रिश्तेदार है बीजेपी के। आप जानते तो AIKS के सेक्रेटरीशिप से क्यों क्या ये सब का जो मोदी सरकार की कोशिश की वो नहीं कर रही। मैं एक वाले पे आना चाहता हूँ। अर्जुन जी ने कहा सरकार ने बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत, मैंने आरटीआई और मेरे ने आरटीआई डाली कि डेटा दे दीजिए आप बातचीत की, तो आप लोगों ने भी रिपोर्ट किया। आरटीआई विभाग के पास कोई के साथ बात की। फिर उन्होंने कहा कि पास किया, देखा आप लोगों ने लाइक कानून किस तरह से इनके सहयोगी ने इसका साथ उसको पास हुआ। आज मोदी जी आपके चैलेंज देता हूं, अगर मोदी समझते कानून इन्होंने डिवीजन ऑफ वोट। अच्छा तहसीन भाई, शायद आज तकनीकी चीजें आपके फेवर में नहीं जा रही हैं, जो आप भी बोल रहे हो प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा दुरुस्त किया जाए और फिर मैं आपके पास लौटूं। लगातार सभी खास सामान हमारे साथ बने हुए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, आप रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन और आज हम बात कर रहे हैं किसानों की, किसानों के आंदोलन की, उनके दर्द की और इस दर्द में बढ़ती उन नजदीकियों की जो राजनीतिक दलों की दिखाई देती है। नरेश टिकैत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टिकैत साहब स्वागत है आपका। सर, आंदोलन की वर्तमान स्थिति क्या है? टिकैत जी, आंदोलन की वर्तमान स्थिति क्या है? स्थिति तो सही है जी, परसों बिल्कुल ठीक ठाक काम होता चला था, सारी बात की एकदम भाजपा की जीत हो रही थी, खूब बढ़िया, हमको कोई ऐसी बात नहीं जी। इन्होंने एकदम इनकी हार का कारण बनेगा। हम अपने को बलिदान कर रहे थे, कोई बात नहीं, अपने हटा रहे थे वहां से, मतलब सब कुछ इतना जल्दी करके इन्होंने सारा ही वो माहौल खराब कर दिया। क्या करें हम? मतलब हमें जबरदस्ती भी उठाया जा रहा, हमारी बात नहीं माननी जा रही, और उसमें जो हमारे साथ किसान थे उनके साथ मारपीट आई, और तो पता नहीं क्या क्या वहाँ प्लान थी, क्या हम सारे तो खैर फोन पर नहीं बोलते, पर अच्छी नहीं बात है इस तरह की बात होती है। हम प्रधानमंत्री जी का भी नाम जी लगा कर करे, हमें कोई ऐसी बात नहीं, प्रधानमंत्री जी कहे
कहीं कुछ भी बात हो, किसी भाजपा की वो हो बातचीत जी उनका बिल्कुल अच्छी तरह तो बात करे। आखिर को ऐसा किसान को सम्मान को भी ठेस पहुंचाया जाए तो क्या करें हम। अच्छा टिकैत जी हमने देखा जब राकेश टिकैत थोड़े से भावुक हुए, उनके आंसू निकले, तो उसके बाद इस पूरे आंदोलन ने रंग बदल दिया, फिर दोबारा से एकजुटता दिखाई देने लगी। लेकिन इसी के साथ हम देख रहे हैं कि तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनमें होड़ सी लग गई है। कौन आपकी कितना नजदीक पहुंचेगा ये होड़ सी दिखाई देती है। कहीं कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा? नहीं, खराब क्या होगा, इससे खराब क्या होगा। भाजपा हमने जिताई, यहाँ की हमने सबने वोट करी, ऐसी बात में कोई झूठ नहीं बोलता। हमारी कोई सुनवाई भी नहीं, क्या करें हम, किसे कहें। अच्छा जो प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है तो भाजपा की पार्टी, और वो हमारी इतनी अनदेखी कर दे। हम लोग है बातचीत करो भाई, ऐसी बात है। नहीं, बातचीत के लिए तो देखिए आज खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देखिए आप में और उनमें सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है, आप फोन करिए, फिर से वो सारे प्रस्ताव जीवंत हो सकते हैं जो प्रस्ताव पहले से दिए थे। तो बातचीत के लिए सरकार तो तैयार है ना, आज भी संकेत दिए उन्होंने, ऑल पार्टी मीटिंग में कहा है उन्होंने। नहीं, हम तो प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, इस पहले का कोई ऐसी बात नहीं। हमने तो पहले भी कहा था वो बातचीत करो, प्रधानमंत्री भी इसमें बैठो, सारी बात करो, ऐसा उनकी जिम्मेदारी है, राजा है इस देश की। इसे गंभीरता तो नहीं लिया उन्होंने। लेकिन दो चीजें हैं ना, एक तरफ वो सारे गैर बीजेपी दल जो आपके साथ है, एक तरफ सरकार है जो कह रही कि आइए बात करिए, और समाधान भी आप जानते हैं वहीं से निकलेगा, बाकी जगह से तो समाधान निकलने से रहा। तो सब दूसरे रास्ते पे जाने से परहेज क्यों कर रहे हैं? नहीं, एक तो बताओ, इन्हें दोनों तो क्या परहेज है, ये कोई अलग नहीं है, कुछ नहीं। असल में किसान के सम्मान में हमारा एक विकट स्थिति पैदा हो रही। इन्होंने ऐसी हालात में हमारा साथ आया, तो उसमें राजनीति का क्यों जोड़ा जाए? नहीं, इन्हीं लोगों को आपने मना किया था ना टिकैत साहब, ये तमाम लोग थे ना जिनको आपने कहा था कोई झंडा डंडा नहीं चाहिए हमें मंच पे। अब तो सब आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, ट्विटर पे सपोर्ट कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं। नहीं, आप हमें कि हम कोई वो नहीं है, हम तो जो कोई भी हमारा साथ देगा, हमें कोई भी वो नहीं है बातचीत। तो अब प्रायोरिटी चेंज हो गई है, अब प्रायोरिटी चेंज हो गई है, अब ये दल आपको चाहिए साथ में। जी इसे लपेट कर क्यों बात को करो। हम पार्टी क्यों आएगा, बात ही पार्टी की वो आएगी, तो हमें किसान संगठन है, राजनीतिक है, इसमें क्यों जाएगा खड़ो बात कर। ठीक है टिकैत साहब, ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, और मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश सिंह मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी किसान मोर्चा के। राकेश जी, ये राह तो और मुश्किल दिखाई दे रही है, इसमें तो आप किसान तो थे ही थे, साथ में दूसरे दल भी जुड़ गए हैं, ये कॉम्बो तो परेशान करने वाला है आपके लिए। नहीं, ये बात सही कह रहे हैं, ये आज से नहीं जुड़े हुए हैं घनश्याम जी, ये पहले से जुड़े हुए थे। लेकिन ये पीछे से ये सारी की जो प्रक्रिया नरेश की आप सही कह रहे हैं, इनकी कई मांगे थी तो बातचीत हो सकती थी, और बातचीत के रास्ते पर सरकार आगे बढ़ रही थी। राकेश टिकैत का कुछ भड़काऊ बयान जरूर है, लेकिन आज भी सरकार तैयार है बातचीत के लिए। वो लोग कौन थे, कहीं ना कहीं से चूक हुई है, किसानों से चूक हुई है, कुछ लोग उपद्रवी घुसे हैं, ये इनसे चूक हुई है, और एजेंसियां लगातार आगाह कर रही थी। तब यही लोग कहते थे, किसान नेता कहते थे कि हमको तो खालिस्तानी बताया जा रहा है, एनआईए का दुरुपयोग किया जा रहा है। अरे एनआईए में तो नाम दिए थे ना आपको, ये नाम है भैया, ये घुसपैठ कर चुके हैं, खालिस्तान के नारे लगे हैं, तो घुसपैठ। राकेश जी, ये मत समझाइए ना मुझको, ये सारी बातें पुरानी हो गई सर, 62-65 दिन पुरानी बातें मत दोहराइए मुझे। अब बताइए अब सोल्यूशन क्या है, अब समाधान क्या होगा सर? नहीं, सोल्यूशन यही है, सरकार साफ कर चुकी है कि आपके सामने प्रस्ताव है, 1.5 साल तक होल्ड करने का प्रस्ताव है, आपकी जितनी मांगे हैं उस पर बातचीत करने के लिए। इसमें नया क्या है सर? ये तो मान ही नहीं रहे ना किसान, नया क्या है इसमें? आप पंजाब जी, नया क्या बताया जाए, या कहा जाए नए में कि भाई आप सरेंडर कर दिया, आपने जो लाल किले किया, आपने जो उठाया, उस पर कहा जाए नहीं आपने पूरी फोर्स गाजीपुर बॉर्डर पे भेज दी किसानों को हटाने के लिए, फिर अचानक क्या हुआ कि उनको वहां से आपको हटाना पड़ा? आप बैकफुट पे क्यों आए? आप बैकफुट पे क्यों आए राकेश सिंह, ये बताइए। बैकफुट पे नहीं, सुरक्षा के लिए आज भी इंतजाम है। दिल्ली के लोगों का क्या गुनाह है? सर, गाजियाबाद डीएम के आदेश आ गए थे कि इनको हटाया जाए, योगी जी ने क्या दिया था, हटा दिया जाए। अब क्या बात कर रहे हैं सर? ये योगी जी ने कुछ नहीं कहा है, ये आप कह रहे हैं। वो सुरक्षा के इंतजाम आरएएफ और पुलिस आज भी है, उसको हटाने के लिए नहीं गई थी, इनको हटाने के लिए। ये खुद नरेश टिकैत जी ने कहा था कि हम बातचीत करके अब धरना समाप्त करेंगे, 2 संगठन समाप्त कर चुके थे।
और ये मतलब इनको लगा कहीं न कहीं से राकेश टिकैत जी भी तो चुनाव लड़ चुके हैं अमरोहा से, किस दल से लड़े थे, ये तो नरेश टिकैत जी को बताना चाहिए किस दल से लड़े थे। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति नहीं थी, पहले दिन से थी राजनीति, और ये राजनीति अब और बढ़ रही है। जो पीछे से सपोर्ट राजनीतिक दल कर रहे हैं वो सामने आ गए हैं। तो ये साफ तौर पे पता चल गया है कि राजनीतिक दल कल भी थे, आज खुले मंच पे हैं। ठीक है, ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। योगेंद्र सिंह भी मौजूद हैं, सीपीआई के नेता हैं। योगेंद्र जी, तो इस तस्वीर को हम अब आगे कैसे देखें सर? यह आंदोलन कैसे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि सरकार तो कह भी रही है कि आइए हम बात करने के लिए तैयार है, प्रस्ताव तैयार है, लेकिन ये बात आगे बढ़ेगी कैसे? देखिए, ऐसा है कि सरकार जो प्रस्ताव दे रही है बातचीत का, उसका अर्थ समझना चाहिए। ये तीनों कृषि कानून किसानों की मौत के फरमान है जी। सरकार की बातचीत प्रस्ताव ये है कि आप कीजिए, ये बताइए कि आप फांसी लगवा करके मरना चाहते हैं या गोली करके जहर दे करके मारते, इस तरह से आपको मौत चाहिए। ये इस तरह का, जबकि वो जानते हैं किसान कि आपकी मौत का फरमान है। इस किसान जो चाहता है बातचीत करना कि आप इन कानून को वापस लेने की प्रक्रिया पर कीजिए। दूसरी बात, आप एमएसपी को लीगल करेंगे, इस पर बात कीजिए, उसकी प्रक्रियाओं पर बात कीजिए। इस तरह से दोनों काम होंगे। सरकार उन पर बात करने के लिए तैयार नहीं और कह रहे कि बातचीत हम करना चाहते हैं, दरअसल नहीं, जिसका नाटक करती है सरकार। 26 जनवरी को एक फांसी का नियुक्त किया उन्होंने, उसको उत्तर देने के लिए अपने जलालों को भेज करके मोदी सरकार, आरएसएस, पुलिस उसके पीछे थी, जो दिल में काम करवाया है। लेकिन किसान, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बातचीत के बहाने सिर्फ ये नाटक किया जा रहा है, बातचीत के कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल सकते। आप रहिए मेरे साथ। तहसीन पुरावाला जुड़ चुके हैं। तहसीन साहब, असल में यूपी में अगले साल इलेक्शन भी है, इलेक्शन से पहले किसान आंदोलन, तो ये तो एक अच्छा पाथ मिल गया ना आपको, अपॉर्चुनिटी अच्छी है सर्वाइवल के लिए, संजीवनी है क्या हासिल हो गई? नहीं, ये सर्वाइवल किसानों के लिए जरूरी है। देखिए, मैं पहले 2 बार बात करने की कोशिश की, ऑडियो खराब आ रही है। अब ठीक है तहसीन भाई, एकदम ठीक है, आप बोलिए। थैंक यू वेरी मच। मैं संक्षेप में 2 पॉइंट आपको बता दूं। देखिए, आपने इस कानून को किस तरह से राज्यसभा में पास किया, वॉइस वोट के माध्यम से। आपके खुद के एलाइज, यानी कि मौजूदा सरकार के खुद के एलाइज उनके साथ नहीं है। वॉइस वोट में डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं किया, यानी कि राज्यसभा में कानून पास होता ही नहीं था। सबसे पहले तो ये कानून असंवैधानिक तरीके से पास हुआ है। दूसरी बात, अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी या भाजपा की बात मान लेते कि कानून देश के लिए अच्छे हैं, तो फिर क्यों 18 महीने के लिए कानून को वापस ले रहे या इसे बंद रख रहे? जो अच्छा है वो अच्छा होना चाहिए। या तो आप प्रेग्नेंट हो या तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो, ये आधे प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो या तो ये कानून अच्छे या तो बुरे हैं। अगर अच्छे तो आप उसको लागू कीजिए, बुरे तो आप इसे रद्द कीजिए। तीसरी बात, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, प्रधानमंत्री जी ये नहीं बता सकते या उनकी सरकार ये नहीं बता सकती कि जो आरटीआई मैंने फाइल की कि इन्होंने किसके साथ बातचीत की। बार बार ये बताया जाता है न्यूज चैनलों पर इनके प्रवक्ता द्वारा कि बहुत लोगों को इन्होंने कंसल्ट किया। पार्लियामेंट में तो कोई डिबेट हुई नहीं, तो कंसल्ट कहा गया। जब मैंने आरटीआई फाइल की तो भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार बताती है इसका कोई डेटा नहीं, किसके साथ बातचीत की। तो ये कानून किस लिए पास किए? और चौथी बात, अपनी बात में समाप्त करता हूं यहाँ पर, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला। क्या झूठ बोला? उन्होंने कहा सिर्फ पंजाब और हरियाणा में इस कानून के विरोध नाराजगी है, बाकी उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरला, यहाँ पर लोग इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। अब आप लोगों ने एक्सपोज किया उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, आप लोगों ने एक्सपोज किया कि कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र से कैसे किसान जाना चाहते हैं, गुजरात ने हाईवेज को बंद किया है। तहसीन भाई समझ गया मैं आपकी बात, लेकिन मुझे ये बताइए सर, पिछले 64-65 दिन से ये दर्द समझ में क्यों नहीं आया, या फिर किसानों ने एंट्री नहीं दी थी? अब किसानों ने आपको इन्वाइट किया है क्या, आइए हमारे दर्द में साझा होइए? देखिए, भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो मुश्किल में हो तो विपक्ष का ये कर्तव्य बनता है, ये धार्मिक कर्तव्य बनता है, संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि उस कमजोर व्यक्ति के साथ खड़े रहे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात किसानों को कमजोर मान रहे हैं आप? मतलब किसानों को कमजोर मान रहे हैं? मैं किसानों को कमजोर नहीं मान रहा हूँ, लेकिन मैं उस एटीट्यूड को,
उस एटीट्यूड को मैं मानता हूं कि वो तानाशाही का एटीट्यूड है, जो आपके चैनल पे कहते हैं कि अगर सरकार चाहती तो किसानों पर गोली चलाती, सरकार ने नहीं किया। मैं उस एटीट्यूड को तानाशाही वाला एटीट्यूड मानता हूं। और आपने प्लीज ऐसा आप गलत बात मत करिए, ये मैंने नहीं कहा है, ये मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नहीं बिल्कुल, लेकिन आप मुझे गलत कोट मत करिए, एक एक करके गलत कोट मत करिए। अर्जुन जी एक एक करके बात करते हैं यहाँ पे, एक एक करके गलत कोट मत करिए। मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। मैं देखिए, मैं सहयोगी दल हूँ और मैंने जो बात कही अर्जुन जी, ठीक है, आपको समय दिया था और दे देंगे सर। तहसीन भाई कंप्लीट करिए अपनी बात। एक ही लाइन, ये आप भी जानते हो सर, मैं भी जानता हूं कि योगी जी, मैं भी जानता हूं आपकी सरकार ने कैसे किसानों पे गोली चलाई थी और कितने किसान मर गए थे। मैं ये भी जानता हूं कि आपकी सरकार ने पंजाब में क्या किया, सिखों के साथ क्या किया। आप गलत कोट मत किया करिए। अर्जुन जी मैं सही फैक्ट रख रहा हूँ, आपको मौका दिया जाएगा। बोलिए तहसीन, बोलिए। ये आप सब जानते हैं। अब झूठ बोलने का इसमें कोई मतलब नहीं है। और सर आपने तो झूठ मत बोलिए ना, फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं कि मैंने ये कहा। एग्जाम्पल को आप किस रूप में ले रहे हैं। ठीक, सर एक एक करके बात करेंगे। बोलिए तहसीन, बोलिए प्लीज। एंकर महोदय साहब बिल्कुल सच बता रहे हैं और मैं इसको रिपीट करता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिस से मैसेज आया था, पीएमओ से सभी पत्रकारों को यह बताया गया था कि अब गाजीपुर से डीएम और एसपी वहां जा रहे, किसानों का आंदोलन को वाइंड अप करने का आदेश दे दिया गया। लेकिन क्योंकि किसान वहां पर रोए, क्योंकि वहां पर फिर लोगों ने देखा कि किस तरह से जुल्म हो रहा है, उसको उन्होंने वो आदेश को वापस ले लिया गया। तो आप यहाँ पर कह रहे हो कि सरकार जुल्म नहीं करी, सरकार की पूरी मंशा थी जुल्म करने की। मैं एक चीज बता के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति ने वहां पर वायलेंस की अतीत सिद्धू, भारत की सरकार, भारत की मजबूत सरकार आज तक उसको पकड़ क्यों नहीं पाई? चाहे वो कोमल शर्मा हो, चाहे वो दी सिद्धू हो, जो लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के साथ तस्वीर खिंचाते उनको क्यों नहीं पकड़ पाती? ठीक है तहसीन, क्या कांग्रेस इस पोजीशन में है कि कुछ कर सकती है किसानों के लिए? ईमानदारी से बताइएगा। मनमोहन सिंह जी ने 4.1% का जीडीपी ग्रोथ रेट दिया था किसानों को, नरेंद्र मोदी जी ने 1.8% का दिया। कौन कर सकता है? फिर देश ने क्यों नकार दिया आपको? जी, फिर देश ने क्यों नकार दिया आपको? बीजेपी इतनी बड़ी बढ़त क्यों हासिल कर पाई? ये लोकतंत्र है, उनका अधिकार था नकारना। तो आपकी उस ग्रोथ पे, आपके उस विकास के पैटर्न पे तहसीन यकीन नहीं कर रहे थे ना लोग? बिल्कुल नहीं कर रहे थे। कांग्रेस ने बहुत गलती की, ऑफकोर्स की ये गलती। जैसे यहाँ पर आपके मेरे कलीग ने डिबेट पे अर्जुन जी ने बताया कि कांग्रेस ने गलती की है, ऑफकोर्स की कांग्रेस ने गलती, इसलिए कांग्रेस चुनाव हारी है। लेकिन आज हर एक भारतीय बिना एक्सेप्शन के कहता है कि भैया ये न्यू इंडिया हमें नहीं चाहिए, वो पुराना इंडिया वापस चाहिए। मनमोहन सिंह जी का इंडिया चाहिए जहाँ पे 10% जीडीपी ग्रोथ था, जहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रोथ 4.1% था। हर एक भारतीय कहता है। ठीक है तहसीन, आप मेरे साथ रहिए, सभी खास मेहमान बने हुए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना होगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो यही समझने की कोशिश करेंगे कि बाकी राजनीतिक दलों की किसान आंदोलन को लेकर ये हड़बड़ी क्यों है, ये होड़ क्यों है, इसका सबब ब्रेक के उस पार समझने का प्रयास रहेगा। तो आज स्पेशल एडिशन में बात हो रही है किसानों के आंदोलन की और किसान आंदोलन से जुड़ते उन तमाम राजनीतिक दलों की पोजीशन की जो लगातार अब किसान आंदोलन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन चर्चा में अहम भूमिका नरेश टिकैत जी की भी है। नरेश जी, असल में क्या किसान को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अब ये राजनीतिक दलों के हाथ कहीं इस्तेमाल हो जाए? सर, इस डर से बचने के लिए क्या करेंगे सर? मोहरा ना बन जाए, इसके लिए क्या कोशिश की जाएगी? एक तो बताओ बात, ऐसे उसमें जो भाजपा एक तीर से दो निशाने तो कहीं करे, सभी कह रहे एक तीर से दो निशाने साध जा रहे, और भाजपा एक तीर तक कितने निशाने साध रही। इधर कल इनके पेट में दर्द क्यों होगा इनके पेट में दर्द? उसमें जयंत चौधरी कांग्रेस के आगे, सपा के आगे, इस तरह के आगे। हम लोग कह रहे सब मामले को निपटा, आने वाला कल अच्छा नहीं है, हम बिल्कुल हकीकत बता रहे। ये डरा धमका का हम वो सोचते हो। टिकैत जी, आप भी सब जानते हैं ना, जितने दल आपके पास पहुंच रहे हैं उनके लिए यूपी की सियासत कितनी जरूरी है, और यूपी की सियासत आपके बिना नहीं हो सकती है। आप क्यों नहीं समझ रहे सर? ऐसा भी तो हो सकता है। तो हम तो एक तो बताओ, हम तो मरद रहे, हमारा राजनीति का क्या मतलब है? हम तो मरद लग रहे। तो सत्ता में तो केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी, स्टेट में भी, कई स्टेट में भी इनकी सरकार है। तो अपनी तोहिन क्यों नहीं मान रहे? हमें नहीं पता, किसी जिम्मेदार की सुलह ले लो, जो जिम्मेदार इसमें हो उसकी सुलह लो,
क्या हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अपने अंतरात्माओं की आवाज तय देखो। जो इस पार्टी में जिम्मेदार है ये उनके अंतरात्माओं की आवाज तुम देखो भाई, हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ये जितने भी दांव अपने गए रहे इनके सारे उल्टे लग रहे चलो। हमारे पर आरोप लगाए थे वहां का लाल किले का, हम लोग कह रहे हैं अपना घिनौना काम हम नहीं कर सकते, न हमारी सुबह है हम ट्रैक्टर तेज चला सके, बैरिकेडिंग तोड़ सके और कुछ भी कर सके, आंदोलन कर सके, पर हम वो काम नहीं करने के, इतना घिनौना काम हम नहीं करने के। और हमारे पे इस तरह का आरोप लगाया जा रहा, क्या मैं प्रधानमंत्री जी के साथ में थे, उसका फोटो खींच रहा। टिकैत साहब, अगर किसानों का कोई कसूर नहीं था तो वो किसान आंदोलन किससे जुड़े हुए संगठन कौन थे जिन्होंने आपसे अपना समर्थन वापस ले लिया? चाहे भानु गुट हो, चाहे वीएम सिंह हो, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था आपसे? नहीं, उनका वो तो देखो उनका क्या हाल हो रहा। किसानों को हम किसके भरोसे छोड़ दें? जो किसान साथ हमारे साथ मरने जीने को तैयार है, हमारी मान सम्मान की ठेस नहीं पहुंचाने देते, कुछ भी बात है, उनकी हालात देख लो। ठीक है, भी हमारे आदमी हम लोग नहीं है, उन्हें पता नहीं क्या सोच हुई होगी, भानु प्रताप सिंह को भी क्या सोच हुई होगी इस तरह की। तो आज उनकी छवि देख लो कितनी खराब हो रही है। नहीं तो दो फाड़ है क्या सर? किसानों में दो फाड़ हो गए हैं क्या? जो होते किसान तो एक है सर। तो फिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने पहले आपको समर्थन दिया, फिर समर्थन ले लिया, लाल किले की प्राचीर पे जो हुआ उसके बाद ये सारी चीजें बदली, तंबू भी उखड़े सर, तंबू उखड़ के चिल्ला बॉर्डर से हमने तस्वीर देखी, वहां से लोग जाने लगे वापस। अच्छा, वापसी तो जी वैसी हालत होगी तो उन्हें किसानों को भी क्या सारी कोई सुनने वाला तो है नहीं। पुलिस का इस तरह तो वो होगा मामला। एक जो भाजपा के आदमी है परसों शाम उन्होंने कितना तांडव करा वहां से, मतलब कितनी वो करी बातचीत। अगर हमारे सम्मान को ठेस पहुंचेगी तो ऐसी थोड़ा ये बात हम चुप बैठ जाएंगे। ये सरकार अपने मन में से निकाल दो बात, कोई भी बात नहीं, मेरी चेतावनी मान लो, मेरा सुझाव मान लो, मेरी कुछ भी बात मानो, मेरी विनती मान लो, ये अपने मन में से निकाल दो बात। कोई और होगा जो ये दहशत में या उसमें डरा धमका के कर लेते होंगे, कुछ भी जो कुछ भी इनकी समझ में आए वो कर लो। हम सरकार के साथ में मुकाबला नहीं कर सकते, पर एक तो बताओ मान सम्मान को, तो हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही। अच्छा, तो अब प्रधानमंत्री के इस विचार पे आपको यकीन है कि नहीं? वो कह रहे हैं कि आइए एक फोन करिए हमको, हम फिर से बातचीत करेंगे, उस पर ट्रस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे सर? अजी नहीं, हम तो पहले से ही है, इसमें बस फैसला हो प्रधानमंत्री जी की। और अगर प्रधानमंत्री जी पहले चाहते, पहले जो जिम्मेदार है नरेंद्र तोमर जी है, जिम्मेदार है, वे भी कृषि मंत्री है, उनमें जितनी चाबी भरी जाए इतनी तो बोल रहे हैं। ठीक है, उन्हें आजादी दो, उन्हें कहो ठीक है तुम फैसला करोगे कर देंगे। ठीक है, तो राकेश जी हमारे साथ हैं बीजेपी से। राकेश जी, असल में आपका बैक ट्रैक ये बताता है कि आपकी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे किसान, क्योंकि 11 दौर की वार्ता में जो कुछ हुआ वो सिर्फ कहने के लिए था, बात वहां तक पहुंची ही नहीं जहां किसान चाहते थे, फिर अगली पेशकश में क्यों यकीन कर लिया जाए? नहीं, ये बताइए कि जब वार्ता होती थी, अगली दौर की वार्ता होती थी, अकेले सरकार निमंत्रण देती थी और किसान नेता नहीं शामिल होते थे। वो डेट जो अगली जी आती दोनों सहमति से होती थी ना, तो क्या बात होती थी? बात नहीं होती थी तो अगले दौर की बात की तारीख क्यों? 11-12 दौर के किसान नेता और जो नरेश टिकैत बोल रहे हैं, जो भाषा बोल रहे हैं ना कि जितनी चाबी होगी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, कृषि मंत्री हैं, वही वार्ता आपसे कर रहे हैं। उन्होंने ही आपके सामने प्रस्ताव रखा है। आपकी पुराने भी तमाम मांगे हैं, उन मांगों को बात करनी चाहिए, मुद्दे हैं उन पर बात करनी चाहिए। 1.5 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं। अरे भाई, वो कृषि मंत्री हैं, ये कौन सी बात है कि चाबी भरी जाती है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। इस तरीके से जब आप वार्ता के लिए इस ध्येय के साथ जाएंगे तब तो ठीक नहीं होता है ना। और चाबी अगर उनको भरी जा सकती है तो चाबी किसान नेताओं को भी भरी जा सकती है। अच्छा राकेश जी, मुझे ये भी समझाइए ना सर, देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हुए जिसपे पूरा देश आपके साथ खड़ा रहा, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, आपने ताली बजवाई वो बजाई, थाली बजाई वो बजाई, दिए जलाए, जो कुछ आपने कहा वो सब माना गया, लेकिन इस बार किसान आपकी बात क्यों नहीं मान पा रहे हैं? नहीं, देश का 80% किसान मान रहा है।
ऐसा नहीं है कि देश के किसान नहीं मान रहे हैं, पंजाब के किसान और कुछ और जो किसान संगठन है वो नहीं मान रहे हैं, लेकिन उनकी असहमति को भी सरकार तवज्जो दे रही है, बात कर रही है, कह रही भाई अपने जो मुद्दे हैं वो बताइए, 1.5 साल के लिए हम होल्ड करेंगे। ये असहमति 35 संगठनों का भी असहमति को सरकार ध्यान में रख रही है। 400 संगठन है ना, पूरा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक है ना, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि देश और देश का किसान सरकार के और नीतियों के साथ नहीं है? 64 दिन से हम यही देख रहे हैं सर, हम यही देख रहे हैं कि किसान परेशान है, सीमाओं पे डटे हुए हैं, आपके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, आप उन्हें कन्विंस ही नहीं कर पा रहे। 11 दौर की कॉन्वर्सेशन आपकी फेल हो गई, तो हम कैसे मान लें कि आपकी बातों से सहमत है किसान? आपने ये भी देखा कि उन्हीं किसान आपने ये भी देखा होगा कि उन्हीं किसान संगठनों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लाल किले पे चढ़ जाते हैं, तलवारों से हमले करते हैं, बैरिकेडिंग, आप जो लिखित रूप से आप जो एक तरीके से जो समझौता करते हैं उसका उल्लंघन करते हैं। 12 बजे से आपको रैली निकालनी थी, परेड करनी थी, आप 8:30 बजे 9 बजे ही आप बैरिकेडिंग तोड़कर आप आईटीओ पे पहुंच जाते हैं, ये भी आपने देखा है। तो ये भी आपने देखा होगा कि उन किसान संगठनों में उपद्रवी पहुंचे, उसकी जिम्मेदारी भी इन लोगों किसानों के लिए दिल में इतनी खटास लिए आप कौन सी बात कर पाएंगे सर? पहले दिल के इस मैल को दूर करना होगा ना। आप मेरे साथ रहिए, तहसीन पूनावाला कुछ जोड़ रहे। तहसीन प्लीज बोलिए। राकेश जी ने कहा कि कुछ किसानों ने जो प्रॉमिस किया था सरकार को वो अग्रीमेंट तोड़ा। मैं राकेश जी से बड़ी विनम्रता से रिक्वेस्ट करता हूँ और आपके माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री, आईबी, सीबीआई, ईडी, दीप सिद्धू के सारे कॉल रिकॉर्ड आज पब्लिक डोमेन में रखते। लाल किले पे जो हुआ एक ही संगठन ग्रुप ने किया था, उसके एक दिन पहले 25 तारीख की रात को जो किसान यूनियन है उन्होंने पुलिस को बताया था कि ये जो यूनियन है, दीप सिद्धू वाला यूनियन, ये हमारे साथ नहीं। फिर भी उस यूनियन को रूट तोड़ने की इजाजत दी गई। वो लाल किले पर गए, उन्होंने दंगे किए, उन्होंने बकायदा लाइव पर बताया दीप सिद्धू ने कि हम एक डंडा चढ़ा रहे हैं, और आज तक वो व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ। चलिए सब छोड़ दीजिए, अब उसके कॉल रिकॉर्ड आप पब्लिक डोमेन में कर दीजिए। क्यों नहीं करती हो आप उसके कॉल डोमेन? दूसरी चीज, लेकिन दूसरी बात, झूठ, मुझे अपने बात को दोहराना नहीं पड़ता, लेकिन ये एक ही बात को, झूठ को बार बार दोहराते। इन्होंने क्या कहा, सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान। मैं आपके चैनल पे कहता हूं, केरला, कर्नाटक का सभी किसान इसके विरुद्ध है। अगर ये सच कह रहे, आपके न्यूज चैनल को ले जाए, सारे हाईवेज को खोल दे, किसान को आने दे। ये आप ही की खबर थी ना कि किसानों को ट्रैक्टर में डीजल नहीं भरने की इजाजत दी रही थी। क्यों? तीसरा झूठ उन्होंने कहा, दोबारा से इनको एक्सपोज कर रहा हूं कि कुछ संगठन ने साथ छोड़ दिया है, सिवाय राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, जिसके जो मिस्टर सिंह थे और वो किस बीजेपी नेता के रिश्तेदारी में वो व्यक्तिगत रिश्तों में नहीं जाना चाहता, उसको छोड़ते कोई भी संगठन ने नहीं छोड़ा। वो 40 ऑफिशियल संगठन जो भारत की सरकार से बातचीत कर रहे हैं, वो आज भी एकजुट है। एसीएन की रिपोर्ट है, आप लोग इसे कवर नहीं। तहसीन, फिर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तहसीन, अगर सिर्फ एक ही को कह रहे हैं आपने, एक ने छोड़ा, तो फिर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अपडेट होना पड़ेगा तहसीन आपको। नहीं, ठीक है। 40 ऑफिशियल जो 40 ऑफिशियल संगठन बात कर रहे थे सरकार से, उनमें से एक भी नहीं। राकेश जी काउंटर करना चाह रहे हैं। तहसीन ठीक है, सफिशिएंट समय दे दिया मैंने आपको। ठीक है राकेश जी, काउंटर करिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, तहसीन पूनावाला जी ने एक सवाल उठाया दीप सिद्धू का। दीप सिद्धू का एक बयान आता है, भड़काऊ बयान आता है, सवाल उठते हैं, एजेंसियां सवाल उठाती हैं, तो किसान नेता ये कहने लगते हैं कि क्या किसान अंग्रेजी में नहीं बोल सकते? उनके पक्ष में आप क्यों खड़े हो जाते हैं? जब एजेंसियों ने, एनआईए ने नोटिस दिया तो आप पक्ष में क्यों खड़े हो जाते हैं? अब आप कह रहे हैं कि वो दूसरे लोग थे, आपके बीच में बैठे हुए लोग और चिन्हित लोग, आप कह रहे हो कि दूसरे। और एक और सवाल आपने किया था तहसीन पूनावाला जी कि ये पूरा का पूरा जो कानून है असंवैधानिक है। आप मान लिया जाए कि असंवैधानिक है, तो इसका क्या रास्ता है कि आप 3 महीने से बंद कर देंगे सारे हाईवे? रास्ता तो कानूनी क्या है, संवैधानिक रास्ता आप बताइए पूनावाला जी, कि अगर असंवैधानिक है तो आगे का काम क्या होता है? कहां आप उसको चुनौती दे सकते हैं? तहसीन, रिस्पॉन्ड करिए। मैंने इसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दिया था। मैं सुप्रीम कोर्ट पर ज्यादा अब क्या प्रोसेस से बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सर, आप राज्यसभा में कानून दोबारा से ले आए डिवीजन ऑफ फोर्स के, आपने डिवीजन ऑफ फोर्स क्यों नहीं किया? आपने वॉइस वोट से क्यों पास किया? इतना महत्वपूर्ण कानून को आपने वॉइस वोट से चालू पास किया, वो भी हाउस में दिन का, और वोट और मेंबर ऑफ सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। डिवीजन ऑफ वोट वॉइस वोट पूनावाली सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि पार्लियामेंट में, सदन में अगर कोई गैर संवैधानिक तरीके से कोई चीज उठाई जाती है तो कहां चुनौती देंगे? सुप्रीम कोर्ट में, अदालत में देंगे ना।
नहीं, और जनता सड़क तक की नहीं, बात ठीक है सर, जनता आप तक दोनों का नहीं, 1-to-1 नहीं है सर, ये शो आप दोनों का 1-to-1 नहीं और लोग भी मेरे पास। सवाल का ठीक जवाब है, नहीं दे रहे ठीक है, हैं। नहीं एक एक करके आप लोगों का 1-to-1 नहीं है ना, और लोग भी मेरे पास। लास्ट लाइन कांग्रेस के 6 एमपीज ने लिखित में दिया था हमें डिवीजन ऑफ वोट चाहिए। ये एमपीज का फंडामेंटल राइट है, ठीक है। आपने अधिकार उनको हाँ, नहीं दिया। क्यों? ठीक है, मैं आज ठीक भी है, आपको कैसे चैलेंज ठीक करता है, हूं। ठीक आज क्लियर हो भी तो आप गई राज्यसभा सब, मेक योर में पॉइंट, बात ठीक है, करते समझ आ गई सर बात। नरेश टिकैत साहब, असल में भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि पूरे देश के किसानों का तो ये आंदोलन ही नहीं है, पंजाब हरियाणा के कुछ लोग हैं, कुछ किसान हैं जिनका ये आंदोलन है, ये तो आइडेंटिटी पे सवाल हो गया पूरे आंदोलन के। ये मुजफ्फरनगर है, आज मथुरा पंचायत थी, कल मुजफ्फरनगर में थी, चाहे किसान में है। इस तरह की बात ये इन्होंने जो गलत इनके बयान इनके वो है, तो इन्हें जो कुछ ताकत लगानी लगा लो, तो हम तो फिर बाद में देख लेंगे। जो कुछ इन्हें ताकत लगानी है थोड़ी लगा, ये लोग कह रहे हैं कुछ नहीं, थोड़े ही आदमी है 80% इसके समर्थन में। हम मुजफ्फरनगर का चैलेंज देते हैं, ये 1000 आदमी की रैली का दिखा दो। ठीक है सर, ठीक है, शो को वाइंड अप करना होगा चलते चलते। अर्जुन जी कुछ बोल रहे हैं, अर्जुन जी आप बोलिए, फिर मैं आगे चलूं। बहुत छोटा, बस बहुत छोटे में कहना चाहता हूं कि देखिए, हम लोग को मिल के बात करके ही इसका समाधान निकालना पड़ेगा। किसान भी हमारे हैं, हम किसान के हैं, हम भी किसान परिवार से ही आते हैं। लेकिन अगर जिद पे कोई अड़ जाए और कानून पे कहे कि हम तो सड़क को जाम कर देंगे और वो खोलेंगे नहीं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे जो ये कंटेनर बनाती हैं कंपनियां, ये 500 कंटेनर ला के और सारी सड़कों को दिल्ली को बंद कर दें और उसके बाद कहें कि जब तक आप सारा धन हमको नहीं दे देते हैं देश का, तब तक हम ये सड़क ही नहीं खोलेंगे। योगेंद्र जी आखिरी कमेंट आपका। नहीं, समय नहीं है, माफी के साथ समय नहीं है। योगेंद्र जी आखिरी कमेंट आपका। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन कोई पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश का नहीं है। पूरे देश के अंदर कोई भी राज्य ऐसा नहीं है और कोई भी जिला ऐसा नहीं है जी जी वहां पर ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, केरल के अंदर 10 लाख से ज्यादा किसान सड़कों पर निकले हैं। महाराष्ट्र के अंदर जोगेंद्र जी मुंबई में सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई ठीक है राकेश जी, अब समय मुझे अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं आगे आपको बोलने की परमिशन दूं। ठीक है योगेंद्र जी, बहुत माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। तो आपने अपना पॉइंट बता दिया कि पूरे देश के किसान असल में इकट्ठा हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो असल में किसान आंदोलन की हम कर रहे हैं बात, और बात हो रही है उन्हीं राजनीतिक दलों की जिनमें एक होड़ से लग गई है किसान आंदोलन के नजदीक पहुंचने की। आने वाले समय में राजनीतिक परिदृश्य में उसके अक्स में कौन सी तस्वीर हम और आप देख पाएंगे, इसका हमें इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए।